किरण देवी की बातों ने रूनी के वार्ड में तनाव का माहौल बना दिया था। रूनी अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ बस एक टक किरण देवी की आंखों में देखे जा रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, जबकि किरण देवी जो उसके सामने बैठी थी, चेहरे पर बनावटी दुख और चिंता के भाव लिए हुए रूनी को ऐसा दिखा रही थी कि जैसे मानो वो ही उसकी एकमात्र हमदर्द हो। रूनी, हमका बस एक मौका दिए दियो। अपने सारे आदमी लोगन को हमरे साथ भेज दियो। हम पक्का वादा करते हैं कि तुम्हारा बदला हम पूरा करूंगी। भैरव और कार्तिक दोनों का सिर हम तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। रूनी जो अब तक चुपचाप किरण देवी को देखे जा रहा था, अचानक ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। वो अचानक से गुस्से भरी नजरों से किरण देवी को देखने लगा। उसकी आंखों में ज्वाला सी जलने लगी थी और वो झटके से अपने बिस्तर पर थोड़ा उठने की कोशिश करने लगा। बस बहुत हो गया किरण देवी, अब मैं अपने किसी भी आदमी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। रूनी की ऊंची आवाज सुन कमरे में अचानक से सन्नाटा पसर गया। अमरेंद्र जो अब तक शांत खड़ा था, अचकचा कर रह गया। किरण देवी का भी चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूनी उसे इतनी सख्ती से मना कर रहा है। किरण देवी, तुम्हारे साथ रहने की वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है। अगर मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ता तो ना मैं पूजा के पीछे भागता और ना ही कार्तिक मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ता। अब मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं, समझे तुम? मैं अब तुम्हें किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करूंगा। किरण देवी की आंखों में पहली बार एक अनजाना डर झलकने लगा था। वो अंदर से हिल सी गई थी, लेकिन फिर तुरंत ही खुद को संभालते हुए उसने एक नया दांव खेलने की कोशिश की। वो चेहरे पर नकली उदासी और चिंता के भाव ले आई। रोनी, अगर तू भैरव और कार्तिक को खत्म करे में हमरा मदद ना ही करेगा, तब तू ही चुनाव हार जावेगा। रोनी, चुनाव हार जाऊंगा? अरे अब मुझे इस चुनाव से कोई मतलब नहीं। हारूं या जीतूं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ तो किसी भी हाल में नहीं दूंगा। इस बार रूनी पहले से ज्यादा ठोस होकर जवाब दे रहा था, जबकि उसके इस रवैये को देख अमरेंद्र और किरण देवी दोनों ही सन्न रह गए थे। उन दोनों के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उनके हाथ से सारी ताकत फिसलती जा रही हो। किरण देवी रूनी को समझाने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रूनी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। किरण देवी, मैंने अब तक जितने भी पाप किए हैं उसका फल मुझे मिल रहा है। मेरी जो रीढ़ की हड्डी टूटी है, शायद भगवान ने मुझे ये सजा दी है, लेकिन अब मैं कोई और पाप नहीं करूंगा। अब मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। रूनी पूरी तरह से हार मान चुका था और उसके इस फैसले पर किरण देवी का चेहरा उतर सा गया। उसकी आंखों में पहली बार हार का डर साफ झलक रहा था। अमरेंद्र जो अब तक शांत खड़ा था, उसने भी डर से सिर झुका लिया। इधर रूनी अब पूरी तरह से अपने फैसले पर अडिग हो चुका था। किरण देवी को मना करने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और अपने पास खड़े कुछ खास गुंडों को इशारा करने लगा। सुनो मंगतू, अब से कोई भी आदमी किरण देवी का साथ नहीं देगा, समझे तुम सब? कोई भी नहीं। रूनी के गुंडे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो जानते थे कि अब उनका बॉस अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला। वो सभी एक साथ हाँ में सिर हिलाने लगे। अपने आदमियों को हुक्म देने के बाद रूनी अपनी ठंडी नजरों से किरण देवी को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। पहले वाली चाटुकारिता, पहले वाला डर, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब तुम यहां से चली जाओ किरण देवी, वरना मैं अपने आदमियों को आदेश दूंगा कि वो तुम्हें धक्का मार कर बाहर निकाल दें। रूनी की बात सुनते ही किरण देवी की सांसें तेज हो गईं। अमरेंद्र भी सन्न रह गया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि किरण देवी ने उसे रोक दिया और बिना कुछ कहे तेज कदमों से बाहर निकल गई। अमरेंद्र भी चुपचाप उसके पीछे निकल आया। अमरेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि रूनी इस तरह से किरण देवी से अपने सारे रिश्ते तोड़ देगा। वो चुपचाप सिर झुकाए हुए किरण देवी के पीछे पीछे बाहर आ गया। इधर किरण देवी गुस्से से अपनी कार में बैठते ही एकदम कड़क नजरों से अस्पताल की ओर देखने लगी। अभी रूनी हमारा दुश्मन बन चुका है अमरेंद्र। अब हमें के बिना ही अपनी जंग लड़े के होवी। अमरेंद्र हाँ में सिर हिलाने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। किरण देवी भैरव यति के साथ साथ अब रूनी को भी अपना दुश्मन मानने लगी थी। वहीं दूसरी ओर
भैरव और यति अभी भी पूजा के वापस आने की खुशी मना रहे थे। वो सभी एक साथ बैठे थे। पूजा, तुम आ गई हो तो अपने इस कार्तिक को संभाल कर रखो। तुम नहीं जानती, तुम्हारे चक्कर में ये एकदम बावला होने लगा था। यति बातों ही बातों में कार्तिक की टांग भी खींच रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान जैसे ही एकदम परेशान से बैठे भैरव पर गया, वैसे ही वो भी एकदम से सीरियस हो गई। यति ने देखा कि भैरव किसी चिंता में कहीं खोया हुआ है। भैरव, तुम क्यों इतना शांत हो? क्या बात है? हम सब तो खुश हैं और तुम ऐसे बैठे हो जैसे कुछ परेशान कर रहा हो। भैरव ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और गहरी सांस लेते हुए यति को देखने लगा। यति, रूनी की रीढ़ की हड्डी जरूर टूट गई है, लेकिन फिर भी उसकी एक बात मुझे परेशान कर रही है, और वो ये है कि वो अभी भी चुनाव लड़ने वाला है। किरण देवी के सपोर्ट की वजह से पहले ही चारों ओर उसका नाम है, और अगर अब वो कोई चुनाव प्रचार नहीं भी करेगा ना, तब भी वो आराम से जीत जाएगा। भैरव की बात सुन कार्तिक के भी चेहरे पर हल्की सी परेशानी के भाव आ गए, लेकिन तभी यति ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन भैरव के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण आ गई। भैरव, रूनी ये चुनाव नहीं जीतेगा, क्योंकि मैंने और पूजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर किरण देवी की हवेली में जासूसी की। रूनी के खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठा किए। हम लोगों के पास रूनी के खिलाफ इतने सबूत हैं भैरव कि अगर हम लोगों ने उसे जनता के सामने रख दिया ना, तो वो रूनी किसी भी हाल में ये चुनाव नहीं जीत पाएगा। हाँ भैरव भैया, यति दीदी सही कह रही है। हमें तुरंत उन सबूतों को जनता के सामने रखना चाहिए जो हम लोग किरण देवी और रूनी के हवेली से लेकर आए हैं। इससे ये साबित हो जाएगा कि रूनी सिर्फ एक गुंडा है। भैरव ने दोनों की बातें सुनी और फिर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। कुछ देर तक उसने अपनी उंगलियां चटाई पर घुमाई, फिर अचानक वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दृढ़ भाव साफ दिखाई दे रहे थे। यति, पूजा, तुम दोनों एकदम सही कह रही हो। चुनाव से पहले का यही वक्त सही है जब हम लोगों को रूनी के सारे काले चिट्ठे जनता के सामने रख देने चाहिए। रूनी का भंडा फोड़ का यही सही वक्त है। इतना कहते हुए भैरव ने जल्द ही उन सभी फाइलों को अपने हाथ में उठा लिया जिसमें रूनी के खिलाफ सबूत मौजूद थे। भैरव रूनी के खिलाफ सभी सबूतों वाली फाइल लेकर राघव के घर आ गया। राघव अपने घर के आंगन में बैठा हुआ कुछ बुजुर्ग गांव वालों के साथ बातचीत कर रहा था, और जैसे ही भैरव वहां पहुंचा, राघव उठ खड़ा हुआ। भैरव, क्या हुआ? कोई नई खबर? राघव भैया, आज शाम को पूरे गांव में एक सभा करवाओ। हम रूनी की असलियत सबके सामने रखेंगे। भैरव की बात सुन राघव और बाकी बुजुर्ग चौंक गए। तभी भैरव ने अपने हाथ में मौजूद फाइलों को राघव के आगे कर दिया। राघव भैया, इन फाइल्स में रूनी के खिलाफ इतने सबूत है ना, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज शाम में एक सभा होगी। भैरव के दृढ़ इरादे और भैरव के हाथों में मौजूद फाइल को देख राघव एक पल को एकदम शांत नजरों से उसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हें यकीन है ना कि हम रूनी का भेद पूरे गांव के सामने खोल कर रख देंगे? भैरव, मैं मानता हूँ रूनी एकदम बेदम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब तुम्हें पता है ना कि अगर हम लोग रूनी का भंडा फोड़ कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग खुलेआम रूनी को चुनौती दे रहे हैं। राघव भैया, मैं आपके डर को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर हमें अपने गांव को बचाना है तो हमें ये करना ही होगा। पूजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये सबूत इकट्ठे किए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इसे जनता के सामने रखें। राघव ने एक पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए अपने घर के बाहर खड़े एक आदमी को इशारा करने लगा। जाओ, पूरे गांव में ऐलान कर दो कि आज शाम को चौपाल पर एक बड़ी सभा होगी। हर आदमी और औरत को वहां आना होगा। राघव के हुक्म पर वो आदमी तुरंत बाहर निकल गया और पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर ये संदेश फैलाने लगा। कुछ ही देर में गांव वालों के बीच खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लोग समझने लगे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। भैरव के कहने पर राघव ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया था और शाम के समय गांव की चौपाल पर हजारों की भीड़ जमा भी हो गई थी। गांव के बुजुर्गों से लेकर नौजवान तक हर कोई जानना चाहता था कि भैरव, राघव और कार्तिक आखिर ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं। लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। सबकी निगाहें मंच पर जमी हुई थी। इधर मंच पर राघव, कार्तिक और भैरव मौजूद थे। भैरव ने हाथ में एक मोटी फाइल थाम रखी थी और फिर जब उसने देखा कि यहाँ पर गांव वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई है,
तब वो एक गहरी सांस लेते हुए उन सब के सामने आ बैठा। गांव वालों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम सच का सामना कर सकें। ये सच जिसे अब तक छुपाया गया था, ये सच जिसे हम सब ने अपनी आंखों के सामने होते हुए भी अनदेखा किया था। भैरव की बातें सुन लोग एकदम जिज्ञासा भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। भाइयों, ये देखिए, ये उन मासूम लड़कियों की फाइलें हैं जिन्हें जबरन इस गांव से उठाकर शहर में बेचा गया, और इस काम का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जो आपसे वोट मांगने आया था, रूनी। भैरव की बात सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कुछ ने तो आक्रोश में मुट्ठियां भींच लीं। क्या आप लोगों को पता है, रूनी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक दरिंदा है जो लड़कियों को उठाकर उनके जिस्म की बोली लगाता था। मेरे भाइयों, बताइए, क्या ये इंसान आपके गांव का नेता बनने के लायक है? राघव और भैरव की बातें सुन भीड़ में मौजूद कुछ महिलाएं अपने चेहरे पर दुपट्टा रखकर सुबकने लगी, जबकि कुछ बुजुर्गों ने तो शर्म से अपना सिर झुका लिया था। इधर भैरव और राघव के बाद कार्तिक ने भी आगे बढ़ते हुए एक फाइल उठा ली। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। भाइयों, ये देखिए, ये उन लोगों की फाइलें हैं जिन्हें रूनी ने मरवाया। उसने कितने ही लोगों की हत्याएं करवाई हैं, फिर भी आप लोगों को लगता है कि उसे वोट देना चाहिए। रूनी की सच्चाई सबके सामने आने के बाद गांव वालों के अंदर अब गुस्सा पनपने लगा था। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे थे और तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी उठ खड़ा हुआ। हमें नहीं पता था कि रूनी इतना बड़ा गुनाहगार है। हम उसे कभी भी अपना नेता नहीं चुनेंगे। उस बुजुर्ग के बाद गांव के कई और लोग भी जोश में उठ खड़े हुए। वो सभी अब खुलेआम रूनी के खिलाफ बोलने लगे थे। रूनी की सच्चाई बाहर आते ही भीड़ में एक अलग सा माहौल बन गया था, जबकि वहीं दूसरी ओर रूनी की इस सच्चाई को जानने के बाद भीड़ में मौजूद कुछ लोगों का चेहरा अचानक से शांत हो गया था। दरअसल भीड़ में मौजूद ये वो लोग थे जो गांव में रहते हुए भी किरण देवी के लिए काम करते थे। भाई, यहाँ तो रूनी का पोल खोल हो रहा है। हाँ भाई, और ऐसी हालत में अगर हम लोग गांव वालों को कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि ये लोग हम पर ही भड़क जाएं। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पहले हमें किरण देवी को इसकी खबर देनी होगी। आपस में सलाह मशवरा करके वो तीनों गुंडे धीरे धीरे भीड़ से निकल गए और किरण देवी तक ये खबर पहुंचाने चल पड़े। भैरव की इस चौपाल की खबर जल्द ही किरण देवी तक पहुंच जाने वाली थी, जबकि इधर भैरव ने सभी फाइलों को जनता के सामने रख दिया था और ऊंची आवाज में पूरी जनता को संबोधित करने लगा। अब बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप अब भी रूनी जैसे आदमी को वोट देंगे? भैरव की इस बात पर गांव वालों में से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। हम गांव वाले कसम खाते हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम रूनी को वोट नहीं देंगे। बुजुर्ग की इस बात पर पूरे गांव वाले एक साथ जोश में उठ खड़े हुए। हर कोई ऊंची आवाज में एक स्वर में चिल्लाए जा रहा था, हम रूनी का साथ नहीं देंगे। हम ऐसे दरिंदे को वोट नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, गांव को इन राक्षसों से बचाना ही होगा। गांव वालों के इस रिएक्शन को देख भैरव मन ही मन मुस्कुराने लगा था। गांव वालों, आज आप सभी लोगों ने रूनी के असली चेहरे को देख लिया, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सिर्फ रूनी को वोट ना देना ही काफी नहीं है। हमें अब इन लोगों को कानून के हवाले भी करना होगा। हमें इन्हें गांव से पूरी तरह निकालना होगा। हम लोग जल्द ही पुलिस को भी इन फाइलों की कॉपी दे देंगे। फिर आप सभी देखिएगा कि कैसे ये राक्षस जेल के अंदर बंद होता है। राघव और भैरव की इस बात पर सभी गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वो सभी पूरी ताकत से जोर से चिल्लाए, अब होगा इंसाफ। गांव को इन गद्दारों से बचाना होगा। भैरव ने एक गहरी सांस ली। अब उसे यकीन था कि उसकी लड़ाई सही दिशा में जा रही थी। इधर एक तरफ गांव वालों के सामने रूनी की सच्चाई रखने के बाद भैरव को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि अब रूनी किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीत पाएगा, जबकि वहीं दूसरी ओर अपनी हवेली में मौजूद किरण देवी ने जब ये सब कुछ सुना तब अचानक उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। रूनी के साथ ना देने की वजह से हम पहले से ही परेशान हैं और अब ये नया काम मुसीबत।
ये समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। किरण देवी को इस तरह से परेशान देख अमरेंद्र तुरंत ही उसके पास आ गया। ऐसे अम्मा, अगर ये लोग इन फाइलों को पुलिस के हवाले भी कर देते हैं तब भी हम लोगों को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इन फाइलों में कहीं पर भी आपका जिक्र नहीं है। हम जानत हैं अमरेंद्र, वैसे भी वो भैरवा का इतना औकात नहीं है कि वो हमरा खिलाफ कछु कर सके, लेकिन हमका ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर अब हम ई का करे का। किरण देवी बुरी तरह से परेशान दिख रही थी, जबकि तभी वहीं खड़ा अर्नब आहिस्ता से आगे आया। अम्मा, वैसे मेरे पास एक प्लान है, आप बोलो तो सुनाऊं? अर्नब पूरे आत्मविश्वास से किरण देवी की आंखों में देखे जा रहा था। बड़ी अम्मा, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हमें रूनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्नब की बात सुन किरण देवी एकदम घूरकर अर्नब की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा और संदेह दोनों मौजूद था। अर्नब, जो भी बोलियो सोच समझ कर बोलियो, काहे से कि रूनी के साथ हमारे रिश्ते खत्म होने की वजह भी सिर्फ तुम ही हो। अगर तू पूजा को अगवा ना किया होता तो आज हालत कछु और ही होते। किरण देवी की इस बात पर अर्नब को हल्की घबराहट जरूर हुई, लेकिन बावजूद इसके वो खुद को संभाले हुए था। बड़ी अम्मा, मैं जो कहने वाला हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, और मेरा ये प्लान हम लोगों को न सिर्फ भैरव से जीत दिलाएगा, बल्कि हमें किसी भी नेता या गुंडे की जरूरत ही नहीं होगी। किरण देवी की आंखों में हल्की चमक आई। कैसे? अर्नब, पूरा बात बता। किरण देवी के सवाल पर अर्नब ने आगे बढ़कर धीरे धीरे किरण देवी को अपनी प्लानिंग समझाना शुरू किया, और जैसे जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे किरण देवी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैलती गई, और आखिर में वो जोर से ठहाका लगाते हुए अर्नब के कंधे को थपथपाने लगी। मान गई अर्नबुआ, तुम्हारा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलत है। किरण देवी अर्नब की प्लानिंग पर काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन अर्नब की बातों को सुनने के बाद वहीं खड़ा अमरेंद्र थोड़ा सा असहज होने लगा था। वो कुछ सोचते हुए धीरे से आगे बढ़ा। लेकिन बड़ी अम्मा, इस प्लान में बहुत खतरा भी है। किरण देवी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो घूरकर अमरेंद्र को देखने लगी। खतरे की चिंता छोड़ दो अमरेंद्र, खतरे तो हर काम में होते हैं, तो का हर काम करना छोड़ दे। चल, अब खतरे की चिंता करे छोड़ दे और हमरे साथ चल। हम लोगन को रूनी से आखिरी मुलाकात करे के होई। किरण देवी के इस हुक्म भरी बात पर अमरेंद्र आगे कुछ नहीं बोल पाया। वो भी अर्नब और अपने कुछ और लोगों के साथ आखिरकार अस्पताल की ओर निकल ही गया। वे सभी रात के करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वे सभी रूनी से मिल पाते उससे पहले ही मंगतू ने किरण देवी, अर्नब और अमरेंद्र को दरवाजे पर ही रोक दिया। आप लोग बड़े साहब से नहीं मिल सकते। मंगतू की इस बात पर किरण देवी मुस्कुराती हुई उसकी आंखों में देखने लगी। मंगतू, हम जानत हैं कि तू ही रूनी का सबसे वफादार है, अरे तू किसी भी हाल में ना चाहेगा कि तेरे मालिक किसी भी तरह के खतरे में पड़े। खतरा? और नहीं तो का। सुन मंगतू, भैरव तोहर साहेब रूनी के खिलाफ बहुत बड़का साजिश रच रहा है, और अगर अभी हम लोगन ने कछ ना किया ना तो पुलिस जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लेगी। इतना कहती हुई किरण देवी मंगतू को भैरव और उसके चौपाल में की गई सभा के बारे में सब कुछ बताने लगी। किरण देवी की बातें सुनने के बाद मंगतू कुछ देर के लिए सोच में डूब गया और फिर आखिरकार हाँ में सिर हिलाने लगा। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ आप अकेले। किरण देवी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अस्पताल के वार्ड की तरफ बढ़ गई। इधर वार्ड के अंदर रूनी कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था।
उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और जैसे ही उसने किरण देवी को अंदर आते देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अब तू यहाँ क्या करने आई है किरण देवी? किरण देवी उदास चेहरे के साथ उसके बगल में रखी कुर्सी पर आ बैठी। रूनी, हम तो कई बताने आई हूँ कि भैरव तोर खिलाफ सब लोग इनको भड़का रहा है। उसने तोर सारे काले कारनामे सबके सामने खोल दिए हैं और गांव वाले लोगन अब तो को नेता नहीं बल्कि अपराधी समझ रहे हैं। और ई में सबसे खतरनाक बात ये है कि अब पुलिस भी तो को पकड़ने वाली है। किरण देवी की बातें सुन रूनी के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। उसने गहरी सांस ली और सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। किरण देवी, मैंने तुझे पिछली बार भी कहा था कि भगवान मुझे मेरे किए की सजा दे रहा है, और अब देखो मेरी वो बात साबित भी हो गई। किरण देवी, अगर सच में भैरव मेरे खिलाफ प्रचार कर रहा है तो मैं भैरव से मिलकर माफी मांग लूंगा और चुनाव से हट जाऊंगा, और इसके बाद अगर वो मुझे जेल भिजवाता है तो मैं जेल भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां जिंदा रहूंगा। यानी तू भैरवा से बदला नहीं लेगा? बदला लेते हुए मैं मारा जाऊं, उससे बेहतर तो यही होगा कि मैं मारा ही ना जाऊं। अगर वो मुझे जेल भेज भी देता है तो मैं पैसे फेंककर आराम से जेल से बाहर निकल सकता हूं। रूनी की बात सुनकर किरण देवी हल्का मुस्कुराने लगी। जैसा तुझे सही लगे बेटा। इतना कहकर किरण देवी ने धीरे से अपने पर्स से एक छोटी सी शीशी निकाल ली और वो सब कुछ रूनी की नजरों से छिपाकर कर रही थी। और जब उसने देखा कि रूनी पानी का गिलास उठाने के लिए दूसरी ओर मुड़ रहा है, वैसे ही उसने चुपके से वहां रखी रूनी की दवाई में उस शीशी का हल्का जहर मिला दिया। फिर तुरंत ही मुस्कुराती हुई रूनी की ओर देखने लगी। अरे ठीक है रूनी बेटा, अगर तू कुछ नहीं करेगा तो मत कर, लेकिन अब मैं सब कुछ करूंगी। इतना कहकर किरण देवी धीरे धीरे वहां से उठी और बाहर निकल गई। किरण देवी बाहर जाकर अर्नब और अमरेंद्र के पास खड़ी हो गई और तभी कुछ मिनट बाद एक नर्स वार्ड में दाखिल हुई और रूनी को दवाई देने लगी। रूनी भी अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में पूरी तरह से अनजान था। उसने बिना किसी हिचक के उस दवाई को खा लिया और आंखें बंद करके सो गया। इधर अस्पताल के बाहर किरण देवी, अर्नब और अमरेंद्र बेचैनी से टहल रहे थे। वो सभी बेचैनी से उस नर्स के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो नर्स रूनी के वार्ड से बाहर आई, वैसे ही किरण देवी के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। चल रे अर्नब बुआ, अब चलो यहाँ से। अब सुबह आएंगे रूनी के मौत पर रोने को। जी बड़ी मालकिन। इतना कहते हुए अर्नब ने गाड़ी स्टार्ट की और किरण देवी और अपने बाकी के साथियों के साथ वहां से निकल गया। अगली सुबह अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज इस शांति में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। नर्स शांति देवी, जो रोजाना मरीजों के राउंड पर जाया करती थी, आज भी रोज की तरह वार्ड नंबर 14 की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। अरे डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। नर्स की तेज आवाज सुनकर आसपास के स्टाफ में भगदड़ मच गई। कुछ ही पलों में डॉक्टर महेश और 2 दूसरे डॉक्टर वहां पहुंच गए। दरअसल रूनी के मुंह से हल्के हल्के झाग निकल रहे थे और वो एकदम किसी लाश की तरह चित्त पड़ा हुआ था। सिस्टर, सिस्टर, क्या हुआ इसको? पता नहीं सर, मैं यहाँ आई तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने जल्दी जल्दी रूनी का चेकअप करना शुरू किया और कुछ ही मिनटों के बाद डॉक्टर महेश के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वो डॉक्टर रूनी की ओर परेशान नजरों से देखे जा रहा था। रूनी अब नहीं रहा, ये मर चुका है। डॉक्टर महेश की बात सुनते ही पूरा अस्पताल सन्न रह गया। कुछ नर्स फुसफुसाने लगी, स्टाफ के लोग भी आपस में बात करने लगे और अस्पताल के बाहर खड़े रूनी के गुंडों को जैसे ही ये खबर मिली, वो सब अंदर की ओर दौड़ पड़े।
मंगतू, जो रूनी का सबसे वफादार आदमी था, सबसे पहले अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने रूनी का ठंडा पड़ा शरीर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो गया? कल रात तक तो वो ठीक था। किसने किया ये सब? मंगतू और रूनी के कई वफादार रूनी की मौत पर बहुत ही ज्यादा उदास थे। जबकि इसी बीच अस्पताल के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई और देखते ही देखते किरण देवी, अर्नब, अमरेंद्र और उनके कुछ खास आदमी अस्पताल में दाखिल होने लगे। सब अच्छे से याद रखना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखनी चाहिए। सब लोगन को ही लगना चाहिए कि रूनी के मौत पर हम लोगन भी दुखी है। किरण देवी की बात पर सभी लोगों ने तुरंत ही अपना चेहरा उदासी से भर लिया। वो सभी ऐसे दिखाने की कोशिश करने लगे कि मानो वो लोग सच में रूनी की मौत पर बहुत उदास हों। किरण देवी तो रूनी के वार्ड के बाहर जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, हमका जब पता चला कि रूनी अब नहीं रहा, अरे तब से हमरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये का हो गया भगवान, ये का हो गया? किरण देवी रोई जा रही थी और मंगतू, जो पहले ही सदमे में था, गुस्से से कांपते हुए किरण देवी की तरफ देखने लगा। वो जानता था कि उसके साहिब से आखिरी बार मिलने वाली कोई और नहीं बल्कि किरण देवी थी। वो गुस्से से उसको देखते हुए उसके पास आ गया। किरण देवी, आखिरी बार आप ही मेरे साहब से मिली थी। बताओ, आखिर क्या बात की थी तुमने मेरे साहब से? मंगतू के सख्त रवैये को देख किरण देवी घूर कर उसे देखने लगी। अरे मंगतू, हमको ऐसा मत देखो। तुमसे ज्यादा हमको ये बात का अफसोस है कि रूनी ना रहा। और रही बात कल रात की, तो सुने। अरे कल रात जब हम यहाँ आए, तब तुम्हारे साहब ने हमसे कहा था कि भाई बहुत गलत कर रहा है। आज तक जो पुलिस वाले लोगों को सलाम ठोकते थे, वो रोनी जेल में कौनो कीमत पर ना रहता। मतलब किरण देवी, जो बोलना है साफ साफ बोलो। मंगतू, हमारा मतलब ये है कि वो नमक हराम भैरबा ने जो फाइलें निकाल कर गाँव में दिखाई है ना, वो फाइल उन लोगों ने पुलिस वाले लोगन को भी सौंप दिया है। और अगर तुम्हारा रूनी साहिब जिंदा रहता तो उनको पुलिस वाले लोगन गिरफ्तार कर चुके होते। वो जेल चला जाता और अपन बाकी के दिन वहीं काटता। तुम्हारे साहब ने इज्जत जाने के डर से अपन खुद की ही जान ले ली। किरण देवी की बात सुन मंगतू और बाकी गुंडे एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो पहले ही सदमे में थे और अब ये सुनकर वो और टूट गए। तुम सही कह रही हो किरण देवी, हम लोगों के साहब मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं। मंगतू की बात सुन किरण देवी मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसने धीरे से आगे बढ़कर मंगतू के कंधे पर हाथ रख दिया। रे मंगतू, ऐसा निराश ना हो। अभियो सब कुछ खत्म ना हुआ। तू और तुहार आदमी लोगन अगर चाहो तो हमरे साथ काम कर सकते हो और अपने साहिब का बदला पूरा कर सकत हो। मंगतू सिर उठाकर किरण देवी की ओर देखने लगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि हम तुम्हें और तुम्हारे सारे आदमियन को अपने यहाँ काम दूंगी। वो नमक हराम भैरबा ने जो किया, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन हम ये सब चीजें अकेले न कर सकत हा। हमका तुम सब लोगन का साथ चाहिए। अगर तू ये सब लोग हमारे साथ आओगे तब ही हम वो भैरबा को मार सकत हूँ। किरण देवी की बात ने मंगतू के चेहरे पर कठोर भाव ला दिए। वो कुछ देर तक सोचता रहा। वहां मौजूद उसके बाकी के आदमी भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कुछ पलों बाद मंगतू धीरे से हाँ में सिर हिलाने लगा। ठीक है बड़ी अम्मा, अब से मैं और मेरे आदमी आपके साथ हैं। मंगतू की बात सुन किरण देवी की मुस्कान और लंबी हो गई।
बस अब हम सब लोग मिलकर भैरवा को बर्बाद करके ही दम लेंगे। किरण देवी ने अपने शातिर दिमाग से रूनी के सभी साथियों को अपनी साइड मिला लिया था, जबकि वहीं दूसरी ओर रूनी के मरने की खबर गांव तक भी आ पहुंची थी। भैरव, यति, राघव, कार्तिक और पूजा सभी एक साथ बैठे थे कि तभी दूर से एक आदमी भागता हुआ आया। भैरव भैया, बहुत बड़ी खबर है। रूनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस गांव वाले की इस बात को सुनते ही वहां बैठे सभी लोग सन्न रह गए। किसी को भी रूनी की मौत का यकीन नहीं हो रहा था। राघव चौंकते हुए उठ खड़ा हुआ। क्या क्या कह रहे हो? रूनी मर गया? हाँ, उसने आत्महत्या कर ली। रूनी की आत्महत्या की बात सुन कार्तिक के चेहरे पर नफरत से भरी एक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अच्छा हुआ जो उसने आत्महत्या कर ली, वरना एक न एक दिन तो मेरे हाथों मर कर ही रहता। कार्तिक रूनी के मरने की खबर पर खुश था, जबकि इधर भैरव और यति इस खबर को लेकर गंभीर हो गए थे। भैरव सोच में डूब गया, जबकि यति की आंखों में संदेह झलकने लगा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो इतना कमजोर आदमी नहीं था कि आत्महत्या कर ले। और वैसे भी उसके लिए जेल और जजों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका इस तरह से मरना मुझे अजीब लग रहा है। यति की बात पर पूजा भी हाँ में सिर हिलाने लगी। हाँ दीदी, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता कि रूनी ने खुद अपनी जान ली होगी। वो उस तरह का आदमी था ही नहीं कि खुद की जान ले ले। भैरव, यति, पूजा सबको रूनी के आत्महत्या करने पर शक होने लगा था, जबकि इधर अस्पताल में किरण देवी ने अपनी बातों से सबको इस बात का यकीन दिलवा दिया था कि रूनी ने आत्महत्या ही की है। रे मंगतू, याद रखियो, तुम्हारे साहब ने आत्महत्या जरूर की है, लेकिन उनका असली कातिल वो भैरवा है। हाँ, याद है। शाबाश, अब जल्दी हमारे लोगन के साथ आ जाइयो। तुम लोगन के साथ आने के बाद ही हमारी सख्ती बढ़ेगी। हाँ बड़ी अम्मा, बस आज साहब का अंतिम संस्कार कर दूं, फिर आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है मंगतू, तो ही रूनी का अंतिम संस्कार करके जल्दी आ जाओ। तब तक हम चुनाव कार्यालय जाती हूँ। चुनाव कार्यालय जाने की बात सुन मंगतू हैरानी से किरण देवी को देखने लगा। वो कुछ पल के लिए चौंक गया था। चुनाव कार्यालय? लेकिन बड़ी अम्मा, अब तो साहब नहीं रहे, फिर चुनाव कैसा? किरण देवी के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान उभर आई। उसने आगे बढ़कर मंगतू के कंधे पर हाथ रख दिया। मंगतू, तुम्हारे साहब का सपना था कि वो चुनाव लड़े और जीते, और अब वो खुद ही नहीं कर सकत है, तो हम वो के अधूरे सपने को पूरा करूंगी। तुम्हारे साहब की जगह अब ये चुनाव हम लड़ूंगी और रूनी के खातिर को जीत के भी दिखाऊंगी। किरण देवी की बात सुन मंगतू बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। वो किरण देवी को कुछ कहने ही वाला था कि किरण देवी अचानक अमरेंद्र और अर्नब की ओर मुड़ गईं। चलो अमरेंद्र वाह, अर्नब वाह, अब हम लोगन को देरी ना करनी चाहिए। इतना कहती हुई किरण देवी तुरंत ही अस्पताल से निकल गई। अमरेंद्र और अर्नब भी उसके पीछे पीछे आने लगे थे और वो लोग जल्द ही गाड़ी में बैठने के बाद वहां से निकल गए। अमरेंद्र गाड़ी चला रहा था, जबकि अर्नब पीछे की सीट पर बैठा था। अर्नब वाह, सब कुछ तुम्हारे योजन के हिसाब से ही हो रहा है ना? रे कहीं कछु गड़बड़ तो नहीं है ना रे? पीछे की सीट पर बैठा हुआ अर्नब आत्मविश्वास में मुस्कुराने लगा। नहीं बड़ी मालकिन, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। अब बस एक बार आप ये चुनाव जीत जाएं, फिर सब कुछ हम लोगों के काबू में होगा और फिर हम लोग आराम से उस भैरव और यति को सबक सिखा सकते हैं। किरण देवी सब कुछ अर्नब की प्लानिंग के हिसाब से ही कर रही थी। अर्नब ने ही उसे कहा था कि रूनी को रास्ते से हटा दिया जाए और उसकी जगह खुद किरण देवी ही चुनाव लड़े। किरण देवी, अर्नब, अमरेंद्र और अपने बाकी के लोगों के साथ जल्दी ही चुनाव कार्यालय के बाहर आ पहुंची। वहां पहले से ही भारी भीड़ मौजूद थी।
अलग अलग उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ वहां नारेबाजी कर रहे थे। पत्रकार भी वहां मौजूद थे जो चुनावी माहौल को कवर कर रहे थे। और तभी जैसे ही किरण देवी अपने लोगों के साथ वहां पहुंची, वैसे ही वहां हलचल और ज्यादा तेज हो गई। सभी किरण देवी को वहां देख हैरत में थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किरण देवी यहां क्या करने आई है। चुनाव कार्यालय में मौजूद बाकी उम्मीदवारों और लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, यहाँ तो रोनी नामांकन होने वाला था, लेकिन अब किरण देवी आ गई। अरे भाई, रोनी तो यहाँ आ ही नहीं सकता। सुना नहीं, उसने आत्महत्या कर ली है। भाई, रोनी मर गया है तो अब ये यहाँ क्या करने आई है? क्या अब ये किरण देवी चुनाव लड़ेगी? भाई, अगर ऐसा हो गया ना तो समझ लेना कि पूरा खेल बदल जाएगा। किरण देवी कोई आम औरत नहीं है। मालूम है ना, रोनी की सभाओं में सिर्फ इसी की वजह से इतनी सारी भीड़ लगती थी। भाई, मुझे तो लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो यह औरत खेला करके यहाँ आई है। चुनाव कार्यालय के बाहर मौजूद तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहां मौजूद पत्रकार भी अपनी जगह से खड़े होकर बस किरण देवी को ही कवर किए जा रहे थे, जबकि किरण देवी सबके सामने एकदम बेखौफ अंदाज में सीधे नामांकन ऑफिसर के पास पहुंच गईं। उसके साथ अमरेंद्र, अर्नब और बाकी सारे लोग मौजूद थे। नमस्कार ऑफिसर साहब, हम यहाँ इस चुनाव में नामांकन दाखिल कराए के लिए आई हूँ। किरण देवी को अपने सामने देख वो नामांकन अधिकारी गौर से उसे देखने लगा। नमस्कार, नमस्कार किरण देवी जी, बैठिए बैठिए। वैसे किरण देवी जी, एक बात बताइए, आपकी इस सीट पर तो आपका करीबी रोनी खड़ा होने वाला था ना? अपने सामने बैठे ऑफिसर की बात सुन किरण देवी ने नकली दुख भरी सांस ली और चेहरे पर झूठी उदासी ले आई। हाँ, रोनी का तो ये सपना था कि वो ये चुनाव को लड़े और जीते, लेकिन अब वो ही दुनिया में नहीं रहा तो उसका सपना अब हम ही पूरा करे के लिए आ गई। मैं अपन रोनी के सपने को पूरा करूंगी और देखियो ये चुनाव को जीत कर दिखाऊंगी। किरण देवी की इस बात पर वहां मौजूद लोगों में हलचल सी मच गई। पत्रकार तो किरण देवी की इस बात पर अपने नोट्स भी तैयार करने लगे थे, जबकि इसी बीच अर्नब और अमरेंद्र एक किनारे खड़े होकर मुस्कुराए जा रहे थे। देखा, बड़ी मालकिन कितनी चालाकी से इमोशनल वोटिंग का माहौल बना रही है। अब गांव वाले भी सोचेंगे कि रोनी की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। सही कह रहे हो अर्नब, और बाकी जो रही सही कसर रहेगी वो 500-500 के नोट और लोगों को रोजगार देने का वादा पूरा कर देगा। बिल्कुल, अब बड़ी मालकिन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अर्नब और अमरेंद्र दोनों फुसफुसाते हुए आपस में बात किए जा रहे थे। इधर किरण देवी नामांकन प्रक्रिया में लगी हुई थी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही वो मुस्कुराती हुई अपने सामने बैठे ऑफिसर को देखने लगी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। ठीक है किरण देवी जी, आपके कागज मैं जमा कर लेता हूँ। नामांकन अधिकारी ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी किरण देवी के साथ आए आदमियों में जोश आ गया और उसके आदमी जोर जोर से किरण देवी के नाम के नारे लगाने लगे। कौन जीतेगा? किरण देवी! किरण देवी जिंदाबाद! किरण देवी जिंदाबाद! जिंदाबाद! अपने आदमियों के इन नारों को सुन किरण देवी धीरे से मुस्कुराती हुई अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बड़ी मालकिन, ये बाजी हमने अपने नाम कर ली। अब बस इस चुनाव को जीतना है। बिल्कुल अर्नब बुआ, अब तो हम ये चुनाव को जीत के ही रहेंगे। काहे से हमारे पास पावर रहेगा तभी सब हमारी बात सुनेगा। हमका ये चुनाव को जीतना ही है अर्नब, तभी हम वो भैरवा को चींटी की तरह मसल पाऊंगी। किरण देवी ने चुनाव में अपना नामांकन कर दिया था और उसकी ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी से फैलने लगी थी। भैरव, यति, कार्तिक, राघव, पूजा सभी अभी तक इस बारे में बात किए जा रहे थे कि सच में रोनी ने आत्महत्या की है या नहीं। और तभी अचानक राघव का फोन बज उठा।
राघव ने झट से फोन उठाया। दूसरी ओर से किसी की घबराई हुई आवाज आ रही थी। दरअसल फोन पर राघव का एक पत्रकार दोस्त था जो उसे किरण देवी के चुनाव में खड़े होने की बात बता रहा था। फोन पर मौजूद अपने इस दोस्त की बात सुन राघव का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में हैरानी की लहर दौड़ पड़ी। उसने झटके से फोन काटा और तेजी से भैरव की ओर मुड़ा। भैरव, बुरी खबर है, किरण देवी ने चुनाव में नामांकन कर दिया है। राघव के शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग जैसे बर्फ बन गए। पूजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। यति के चेहरे का रंग उड़ गया। कार्तिक के माथे पर पसीना छलक आया। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। किसी को भी राघव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या किरण देवी अब चुनाव लड़ेगी? हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर चुनाव में रूनी खड़ा होता तो हम लोग उसे हरा भी सकते थे, लेकिन अब अगर सच में किरण देवी खड़ी हो रही है तो सच में हमारे लिए मुसीबत और बढ़ सकती है। भैया, ये औरत हमारे रास्ते से कभी हटने वाली नहीं है। पहले हम सोच रहे थे कि रूनी के चुनाव से हटने के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तो ये लड़ाई और भी खतरनाक हो गई है। अगर किरण देवी ने चुनाव में नामांकन किया है तो इसका मतलब साफ है कि वो अब इस गांव पर पूरी तरह राज करना चाहती है। अब वो सिर्फ अपने पुराने कामों तक सीमित नहीं रहेगी, वो अब खुलेआम सत्ता में आकर हमारी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश करेगी। भैरव अभी भी चुप था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखें अब तक शांत थीं, लेकिन अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। और कुछ देर की चुप्पी के बाद भैरव ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं। उसके चेहरे पर एक अलग ही आक्रोश था। उसने गहरी सांस ली और फिर अपने लोगों को गौर से देखने लगा। किरण देवी सोच रही है कि चुनाव जीतकर वो पूरे गांव को अपने पैरों तले दबा लेगी, लेकिन वो भूल रही है कि अब उसका सामना भैरव से है। उसने रूनी का इस्तेमाल कर हमें कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो खुद सामने आ रही है। अब हम भी उसके सामने जाएंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और चारों खाने चित कर देंगे। पर भैरव, हम ये सब करेंगे कैसे? हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा राघव भैया, क्योंकि अगर एक बार वो किरण देवी चुनाव जीत गई तो वो न सिर्फ हमारा जीना हराम कर देगी, बल्कि पूरे गांव वाले भी पूरी तरह से उसके साथ हो जाएंगे। हम लोगों को जो भी करना पड़े, लेकिन अब हम लोग उस किरण देवी को रोक कर ही रहेंगे। भैरव और उसके सभी साथी किरण देवी को रोकना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे कि वो सभी किरण देवी को रोक सकें। भैरव और उसके सभी साथी किरण देवी को रोकना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के